बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं उसामा थे। नाज़रीन, आज के जो मौज़ूआत हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमजा शहबाज साहब रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ख़बरों का, हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं और बड़े सख्त किस्म के बयान देते हैं। उनका कहना है कि नैब कार्रवाइयों के पीछे न्याजी के साथ गठ जोड़ है, ये उनका बयान। और बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने, इस पर हम बात करेंगे। जबकि नैब ने इलामिया जारी किया है, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत का कोई दबाव नहीं है, हमला के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। साथ ही साथ नैब का पुलिस के हमरा शहबाज शरीफ साहब उनके बेटी के घर पर छापा मुबैना तौर पर, जिसमें उनकी अहलिया और दोनों साहबजादियों को नैब ने बुलाया है असासाजात केस के अंदर। और जरदारी साहब उन्होंने जाली अकाउंट्स में इल्ज़ामात मानने से इनकार कर दिया है। और एक और अहम खबर जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाहौर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत से मुतालिक गलत रिपोर्ट जो भिजवाने का मामला हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई वो आपके सामने रखेंगे। और जो हम आज तहलका खेज इंकशाफ करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, रोंगटे कर देने वाला वाकया, राना सनाउल्लाह साहब का बोगस नादरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और उनकी गैर कानूनी सरगर्मियां वो भी हमारे पास मौजूद है मुबैना तौर पर। उसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब वो हमारा साथ दें इस प्रोग्राम के अंदर और हम उनसे पूछें ये सारा मामला। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार राहा साहब। सर, इन तमाम चीज़ों से पहले जो सबसे अहम चीज़ थी वो मैंने डिस्कस नहीं की, वो मैं करता कि आपसे डिस्कशन में मैं शुरू करूं। कल की हमारी ब्रेक की भी दो खबरें, काफ़ी शदीद किस्म का सेक जा रहा है उसका। क्या मामला किया आपने? तहमीना दुरानी साहिबा को ट्वीट करना पड़ गया, घर आपने बताया टेक्सला का, आपने बाकी उनके मामलात बताया। उन्होंने कहा जी मेरा तो एक 8 मरले का घर है, एक 10 मरले का घर है। तरदीद कर रही हैं वो इस सारी बात की और मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि हमारे चैनल पे आके वो तरदीद कर दें इसकी। और इसके साथ साथ अद्वियात के मामले पे कल हमने बात की थी अपने आखिरी जंग के अंदर, वो भी आपने देखा कि आज आमिर कियानी साहब ने पे दर पे छापे मारे और इसके ऊपर काम तेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी इस बात करने के बाद। ओवर टू यू सर। देखिए, तहमीना साहबा ने जो बात की, उनका फरमाना सर आँखों पर, वो जो भी कहें हम उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन लाहौर के अंदर भी आपको याद होगा कि वो एक दफ़ा अपना घर छोड़कर वो एक छोटे घर में मुंतकिल हो गई थी DHA के अंदर, 10 मरले के घर में। और वहाँ पे उस पूरे इलाके के लोगों के लिए अज़ाब बन गया था कि वहाँ पे सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या, वो सारे दाएं बाएं जितने लोग थे वो सारे डिस्टर्ब हो गए थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सादा ज़िंदगी जीऊँगी और छोटे घर में रहूँगी, और ये बिल्कुल उसके लिए ट्वीट भी किया था उन्होंने। अभी एग्जैक्ट उन्होंने जो नया घर उनका बना है उसके बारे में उन्होंने ये भी बता दिया कि इस्लामाबाद से कितने माइल दूर है, ताकि कोई बहाम ना रहे। और आपकी और आपने वेरीफाई करना हो तो हमारी खबर की तस्दीक भी हो गई कि वहाँ पे घर उनका बना। और मुझे तो खैर बहुत पहले से पता है, जब से बन रहा था, वहाँ पे कंट्रैक्टर कौन थे और कितना उसका साइज़ है और कितने क्या हुआ। लेकिन उस तफसील में हम नहीं जाना चाहते कि कोई ये ना फील करे कि कोई ज़ाती इशू है। हमारा ज़ाहिर ज़ाती इशू नहीं है, हमारा काम है निशानदेही करना। उन्होंने इस पर ट्वीट किया। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर आके भी बात करना चाहे तो हम उनको वेलकम करेंगे, तशरीफ़ लाएँ, फ़ोन पे आना चाहें बिस्मिल्लाह, फ़ोन पे आके अपना मौक़िफ़ दें। लेकिन जहाँ तक बात है करप्शन की, जहाँ तक बात है हमजा साहब के गुस्से की, और जहाँ तक बात है नैब के छापों की, तो आज इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म नैब के ऊपर हो रहा है कि देखें जो बच्चियां हैं। लेकिन सर, इससे पहले वो अद्वियात वाला मामला देखें जो उसके ऊपर बड़ा खुशाइन था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पे नोटिस लिया, लेकिन हमने देखा कि 4 दिन गुजर गए और 48-56 घंटे गुजर गए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल आपने बात की, हमने बात की, तो उसके बाद आज कियानी साहब जो है वो उस पे काफी एक्टिव हो गए। ये बड़ा अच्छा एक बहुत ज्यादा एक्टिव हुए। और देखें उसामा, उसके बगैर गज़ा, आप देखें कि जान बचाने वाली अद्वियात के बारे में आपका रवैया ये है, और उसमें जो माफिया शामिल है, और वो माफिया जिस तरह पंजे गाड़े हुए हैं, जिस तरह लोग बेचारे मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक तरफ जाली दवाइयाँ, दूसरी तरफ जो दवाइयाँ मिल रही हैं यार, उसकी कीमत आसमान के ऊपर, यानी 8-9%, 10% कीमत में इजाफे का अगर अदलिया का जो फैसला आना ही नहीं चाहिए था, अदलिया का काम ही नहीं है कि वो इस तरह की कीमतों का तयन करे, तो उसके बाद उसकी आड़ के अंदर माफिया ने जो हाल किया इस आवाम का, आवाम की प्रैक्टिकली चीखें निकल गई।
अवाम की जो हालत थी, और इस पे हमारा बात करना और बात करने के बाद उसका नोटिस प्रॉपर होना और मिनिस्टर साहब का फिर अपनी कार्रवाइयाँ तेज करना और छापे मारना, मैं ये समझता हूँ कि चूंकि हम और हमारे प्रोग्राम के अंदर आम आदमी की बात होती है, जी बिल्कुल, हम आम आदमी की बात करते हैं, हम कोई एलीट क्लब के नुमाइंदे नहीं हैं। तो आम आदमी की जब आप बात करते हैं तो उस पर फिर रिस्पांस भी आता है। और खुशी की बात यह है कि माजी की गवर्नमेंट के अंदर आप जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, जितने मर्जी अखबारों के सफ़े काले कर लें, बहुत सारी चीज़ों का नोटिस ही नहीं लिया जाता था। आज भी खैर कभी कभार कई महकमों में ऐसे है, जैसे पुलिस के अंदर जूं तक नहीं रेंगती और वो आईजी साहब परवाही नहीं करते, लेकिन आज बाकी जगह पे मिसाल के तौर पे जैसे कियानी साहब ने नोटिस लिया, लेकिन सर हम कह चुके हैं ना कि डायरेक्शन ठीक है तो ये मामलात भी ठीक, पुलिस के मामलात भी ठीक, कियानी साहब ने जैसे दौड़ लगा दी और आज प्रैक्टिकली उन्होंने इस पे काम किया और बहुत सारे लोगों की दुआएं इसमें शामिल हुई। और मैं समझता हूँ कि जैसे वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं इमरान खान, जैसे वो कहते हैं कि जी मैं ओल्ड होम बनाऊंगा, जो सड़कों के ऊपर लोग सोते हैं उनको बाइज़्ज़त जगह के ऊपर जाना चाहिए, तो उसके बाद दवाई तो एक ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन सेंटर्स हैं या एजुकेशन के अदारे हैं, इस पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो वेलफेयर स्टेट का तस्वर जो है वो अधूरा रह जाएगा, वो पूरा ही नहीं हो सकता। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम सोशल मीडिया का जिक्र करें, बेशक ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट थी सोशल मीडिया पे, लेकिन दिल दहल जाता है आपका जब मैंने पढ़ा, लिखा हुआ था कि बाप गया मेडिकल स्टोर पे और जाके ये कहा कि बेटा दवाइयाँ सस्ती कर दो, बेटे से पैसे मांगते हुए बड़ी शर्म आती है। तो ये तो बड़ी सामा छोटी चीज़ है। बड़े बहुत सारे लोग हैं दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बेचारे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। लाहौर के हॉस्पिटल आप देख लें, जब लाहौर की आबादी 5 लाख 10 लाख थी, उस वक़्त लाहौर के अंदर 4-5 हॉस्पिटल बने, जब पाकिस्तान नहीं बना था उस वक़्त के हॉस्पिटल ये चल रहे हैं। और उस पर कितना इजाफा हुआ आपके सामने, आबादी में इतना बेतहाशा इजाफा हो गया, 2 करोड़ तक आबादी चली गई, जिस पे 1.5 करोड़ को हम ऑन करते हैं, बाकी 50 लाख को हम कैलकुलेशन में नहीं लाते। लेकिन प्रैक्टिकली सेहत के अदारे कितने और बनाए गए, हॉस्पिटल्स कितने बनाए गए, और यहाँ पे तो कोई ऐसा हॉस्पिटल भी हमने नहीं बनाया कि जहाँ पे हुक्मरान जाके अपना ही इलाज करवा सके। आवाम को तो छोड़े, अपने इलाज के लिए किसी एलीट क्लास के लिए। अच्छा सर, अब वो हमजा वाली जो आप बात कर रहे थे, अब नई बात आ रही है हमजा साहब, बयानात पे बयानात, तरदीद पे तरदीद, और हर मामले के अंदर कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ, और इसके पीछे एक गठजोड़ है इमरान नियाज़ी साहब का और नैब का, वो बार बार यही बात कर रहे हैं। तो अब क्या उनके बयानात से फ़र्क क्या पड़ेगा इस कार्रवाई के अंदर? सिर्फ इस पे हमजा बात नहीं कर रहे, इस पे तो बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, वन बाय वन आते हैं ना उस पे, इस पे तो और भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो केसेस हैं जिसके बारे में नैब ये दावा कर रहा है कि ये बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन है, यानी ये फेक अकाउंट्स का जो मामला है जिसमें फेक आईडी इस्तेमाल हुए हैं, ऐसे लोग इस्तेमाल किए गए जो कभी बाहर गए ही नहीं, और उनके नाम के ऊपर टीटी, लेकिन ये कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यानी आप अपने ब्लैक मनी को वाइट करने का एक प्रॉपर तरीका कानूनी और आईनी तरीके से मौजूद है, जो तरीका शरीफ बरादरान ने इस्तेमाल किया। उसके बाद वो कहते हैं कि इस पे तो क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, इस पे तो बात ही नहीं की जा सकती अगर बाहर से किसी ने टीटी लगा के हमें पैसे बेचे हैं, और उन पैसों का आप सवाल किस तरह से कर सकते हैं, उन पैसों का तो सवाल ही नहीं किया जा सकता। और ये बात एक कानूनी तौर पे किसी हद तक ये मैं समझता हूँ कि अच्छा सर, इसमें राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। राना साहब बताइएगा, हमजा शहबाज साहब तरदीद कर रहे हैं तमाम मामलात की, और बारहा ये कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है इन तमाम जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं नैब की जानिब से, और ये गठजोड़ करार दे रहे हैं। तो सर क्या सबूत है, क्या चीज़ है कि आप इसको बार बार गठजोड़ कहने के ऊपर बाजिद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी? देखिए, ये गठजोड़ तो साबित हो चुका है, और नैब जो है उसने अपने बेबुनियाद जो है वो मुकदमात बनाए हैं। और आपके इल्म में है कि इससे पहले मियां शहबाज शरीफ को इन्होंने 2 महीने जो है वो अकूबत खाने में रखा, और इल्ज़ाम उन पे ये था कि उन्होंने एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरी कंपनी का ठेका जबरदस्ती जो है वो मंसूख करवाया, और उसके बाद अरबों रुपए की उसमें करप्शन की, और अरबों रुपए का जो है वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाया।
अब उस वक्त हमने ये कहा था कि ये बेबुनियाद है, ये गलत है, ये इंतकाम है। लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था जिससे हमने ये साबित किया कि वो ठेका जो है वो तो अदालत में दोनों पार्टीज की जो है वो कंसेंट के साथ एक मुआहदे के तहत खत्म हुआ था। तो अगर हम उसको पहले बता देते तो ये उसका भी कोई ना कोई जो है वो उधर पेश करते। तो इसलिए जो हमारा डिफेंस है वो तो हमजा साहब उसको पब्लिक तो नहीं करेंगे, लेकिन जब ये सारा इंतकाम और फ्रॉड पे मबनी जो है ये रेफरेंस लेके आएंगे तो उसको हम बिल्कुल जो है वो डिफेंड करेंगे। और एक बात मैं आपको कह दूं कि ये जो भी इल्जाम लगा रहे हैं जिन ट्रांजैक्शंस का, मैं ये आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि हमजा शहबाज के पास कानूनी और आईनी जवाज जो कि बिला खौफ तरदीद है, जो अबव कंट्राडिक्शन है वो मौजूद है। लेकिन उसे पेश तो उसी वक्त किया जाएगा ना जब ये अदालत में जाएंगे। उससे पहले ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और उस मीडिया ट्रायल को जो है वो पेश करते हुए हम ये तो नहीं कर सकते कि हम जज्बात में आके अपना डिफेंस जो है उसको डिस्क्लोज कर दें। राना साहब अब तो बात चलते चलते फैमिली के बाकी लोगों तक पहुंच गई, बच्चों का नाम आ गया, बच्चियों का नाम आ गया, मियां साहब की बेगमात का जिक्र हो रहा है। तो ये चीज़ें तो मनी ट्रेल के हवाले से नैब दावा कर रहा है कि सारी फैमिली इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर शामिल है। देखिए बात ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के सरबराह हैं और आप ने कोई ट्रांजैक्शन अगर की है उसका जवाब लीगल आपके पास मौजूद है, जिस तरह से मैंने कहा, उसको आप जब पेश करना चाहें ये चाहे साहब का है। लेकिन अगर आप खुद फैमिली के सरबराह हैं तो वो आपने अपने नाम पे की है या फैमिली के नाम पे की है या किसी के नाम पे भी की है, उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है और उसका जवाब भी आपने देना है। जब यानी ये लोग अपने इंतकाम की आग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि ये उन लाइंस को भी क्रॉस कर रहे हैं कि जिसके बाद फिर शायद इस मुल्क में इज्जत एहतराम और आबादारी के साथ जो है वो सियासत का वक्त जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाए और मामला फिर उस इंतहा की तरफ चले जाए कि फिर सियासत जमहूरियत जो है वो फिर इंतकाम और दुश्मनी बदल जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा इस मुल्क की सियासत। राना साहब, इस इंतकाम के पीछे आपके ख्याल में है कौन इंतकाम ले रहा है नून लीग से? इमरान खान वो खुद कह रहा है कि मैं हूँ। मुझे इसको बताने की तो जरूरत तब हो ना। नहीं, नैब इमरान खान से डिक्टेशन ले रही है आपके ख्याल में? ले रहा हो, इमरान खान खुद कह रहा है कि मैं इसके पीछे हूँ। नैब तो इंडिपेंडेंट अदारा है राना साहब। अच्छा राना साहब, उस पे अलीम खान साहब को भी देखें ना, वो उनकी गिरफ्तारी है। मैं समझता हूँ कि अब भी अगर कोई इंडिपेंडेंट अदारा कह रहा है या समझ रहा है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो अलीम खान साहब वाला मामला कहाँ पे है? उनके साथ फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अलीम खान को जो है वो यानी मीडिया प्रेशर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया और अलीम खान के खिलाफ जो केस बनाया गया वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। अच्छा राना साहब, एक चीज आपसे पूछनी है, ये नादरा वाला मामला क्या है? इसके अंदर तो बड़े खौफनाक किस्म के जो है वो चीजें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर आपका नाम पता नहीं किस किस कलम तंजीम से जोड़ा जा रहा है, भत्ताखोरी से जोड़ा जा रहा है, टारगेट किलिंग से जोड़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप नादरा को फ्रॉड के जरिए प्रेशराइज करते हुए बहुत से लोगों का नादरा की रिकॉर्ड में तब्दीली करके अपने हकीकी बहन भाई बना डाले, और आपके कोई यहाँ पे 12 के करीब 11 के करीब भाई और 3 बहनें इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये सर क्या मामला है? तो फिर अगर नादरा को प्रेशराइज करके तो मैंने उनके रिकॉर्ड को टेम्पर करके सारा कुछ किया, तो नादरा को चाहिए कि वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट करे नैब को। राइट। अच्छा, इस पे कोई एक भाई हफीजुल्लाह बताया गया है कि जो कनाडा और दुबई में पता नहीं
वो हकीकी भाई, वो उसमें investment लिखा हुआ है कि करते वो हैं। हकीकी भाई हैं, बाकी सारे जो हैं वो फर्जी हैं। हम तो जो जानते हैं राना सनावला को, आपकी फैमिली को भी जानते हैं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। ये कहानी है क्या आपके ख्याल में? नादरा के अंदर ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है? ये अगर नादरा से तस्दीक की जानी चाहिए। नहीं, आपने जब चेक किया है तो क्या वहां पे क्या कहानी है, एक्सेक्ट क्या कहानी? वहाँ पे तो मेरी फैमिली वही है जो है, अच्छा, लेकिन ये फैमिली जिन्होंने पेश की है तो ये उनसे पूछा जाना चाहिए। अच्छा, यानी नादरा भी अब मिलके आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? नहीं, नादरा ने तो इसमें कोई अपना जो है हिस्सा नहीं लिया, सही। लेकिन नादरा को पूछा जाना चाहिए। तो आपके ख्याल में ये आपके खिलाफ ये कहाँ से कोई इस तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं? कोई आप समझ रहे हैं कि किसी जगह से कोई ट्विस्ट किया जा रहा है मामले को? देखिए, ये तो यानी जो है सोशल मीडिया पे कोई चीज फैलाई जाती है तो उसका जो है वो सिरा तलाश करना जो है वो इतना आसान तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैंने FIA को जो है वो मैंने रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दी है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। जो खराबी या ये जो जहाँ से भी ये बात फैलाई गई है उसकी निशानदेही की जाए। आप देखें अगर कोई निशानदेही हो सकी तो। सर, होप्स हो कि आप ये जो इल्जामात लग रहे हैं कलदम तंजीमों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इसके ऊपर भी आप तहकीकात का मुतालबा करेंगे? इसके अलावा जो बाजी में इल्जामात लगते रहे उसके ऊपर भी तहकीकात ताकि बात सारी क्लियर हो। नहीं तो वो ये इल्जामात को आज तो नई बात है, ये तो 10 साल हो गए इल्जामात लगाने वाले लगा रहे हैं, तो आज तक तो कोई चीज साबित हो नहीं सकी और इंशाअल्लाह ताला ऐसी चीजें कभी भी साबित नहीं होंगी। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया जी। राना सनावला साहब का वो गरीब ये कहानी थी। लेकिन आपने जुल्फिकार साहब ये देखा है कि इसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं FIA को तहकीकात का मुतालबा और एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड उसके ऊपर कर रहा हूं, यानी ये चीजें अब जो है वो फैक्ट्स आ रहे हैं। ये कहानी अवाम के सामने आई है कि वो उनकी फैमिली 2-3 लोगों पे मुश्तमिल है, तो ये को 35 लोग हैं सर, 3 बहनें बना दी, 11 भाई बना दिए। ये सारी कहानी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अवाम के सामने आनी चाहिए। यस। और ये जो फंडिंग की बात की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है, और यहाँ टारगेट के लिए बत्ताखोरी कि एक साहब हैं जो उनके भाई हैं हफीजुल्लाह, वो दुबई और कनाडा में मसूफ की इन्वेस्टमेंट में मदद करते हैं। और राना साहब से जब बात होती है वो कहते हैं यार मेरी तो यहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे है नहीं। सही है सर, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये अगर रिपोर्ट के अंदर कुछ सदाकत है और जहां से ये चीज आई है तो ये फैक्ट्स भी सामने लाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इनकार कर रहे हैं जाली अकाउंट से, उस पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में बड़ी सखावत का मुजाहरा किया जुल्फ़िकार राज साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको कहानी सुनाई देता हूं जरदारी साहब की भी। जरदारी साहब कह रहे हैं जनाब के जाली अकाउंट्स के जितने इल्ज़ामात हैं मैं इनकार करता हूं ये मानने से, और नैब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब आप बताएं कि क्या कहानी है, क्या वाकई नैब ने तजावुज़ किया अपने इख्तियारात से? जरदारी साहब बलोच हैं और ज़िद के बड़े पक्के हैं, और ऐसे ज़िद के पक्के हैं कि मुशर्रफ दौर में एक कहानी सुनाने लगा हूँ कि जब ये जेल में थे तो मुशर्रफ साहब के एक ज़ाती दोस्त थे ब्रिगेडियर नियाज़, मरहूम फौत हो गए। उनको अप्रोच किया और वो मुशर्रफ साहब से इजाज़त लेके इनको मिले, और जब मिले तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि आप मिल लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जरदारी साहब को कहें कि जो माल शाल बनाया है उसका कुछ हिस्सा इस स्टेट को वापस कर दें, रियासत पाकिस्तान का भी आप पे कोई हक है। तब से ये कहानी चल रही है, अब वापस कर दें। वो गए, जाके गपशप हुई, इन्होंने कहा मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि आपके लिए मैसेज है कि आप पैसे वापस कर दें और उस पर बात हो सकती है, और कल आप निकलें और जाएं, मौज करें। इन्होंने कहा कि एक बात मुशर्रफ साहब को समझा दें और कह दें कि मैंने ये पैसे इसलिए नहीं कमाए थे कि इनको वापस कर दें, मैं इसके ऊपर लगा दूंगा केसों के ऊपर और लोगों से मुकमका करने के लिए उनको दे दूंगा, लेकिन मैं स्टेट ये मैसेज क्लियर इन्होंने रियासत किया को पैसे नहीं दूंगा। ये उस वक्त भी इन्होंने स्टेट में ये मैसेज दिया था, और ये जो मैसेंजर था उसने मेरे एक जाती दोस्त को कहा कि ब्रिगेडियर नियाज़ साहब ने ये बात बताई, अपने बड़े दरीना एक दोस्त है, उनको
अब तो खैर वो फौत हो गए हैं, लेकिन जिनको बात बताई वो जिंदा है। उनको उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने ये मैसेज दिया कि 1 टका नहीं दूंगा, ये जो मर्जी कर लें, और मैं यहाँ पे मुकमका के लिए आप समझे उस सिस्टम के जो फ्लॉ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए पुर्जे हैं उनको मैं दे दूंगा और जान छुड़ा लूंगा, लेकिन इनको मैं पैसे नहीं दूंगा। आज भी जिस शख्स ने इतनी देर जेल के एक सिस्टम को समझाओ, वो कहते हैं कि मैंने तो रीडरों तक को पैसे दे के तरीके डलवाने का मुझे तरीका आता है, मुझे ये भी आता है कि पुलिस वालों से रिलीफ कैसे लेना है। और आज तो एक सूबे के अंदर उसकी गवर्नमेंट है, माजी के अंदर इतने बुरा वक्त उसने देखा है, तब भी उसने पैसे नहीं दिए। तो इसलिए जो फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों कहा था, पैसे दें और निकल जाएं, पिछले दिनों जो कहा था, और ये तो एक और साहब थे जो इनके पैसे दे रहे थे पिछले दिनों, जो 3 बिलियन की हमने बात की थी, $3 बिलियन की, ये मासूफ तो उस वक्त भी कह रहे थे कि रहने दो, मैं जेल काट लूंगा। तो एक साहब इन्वेस्टर भी होते हैं ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जरदारी साहब आपकी बड़ी जरूरत है, आप बाहर रहें, उम्र के भी इस हिस्से में है, दफा करें, जेल शेल में क्या जाना है। तो मासूफ इतने ज़िद्दी हैं इस मामले में कि वो आज भी उसी बात पर अड़े हुए हैं, और वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि नैब झूठ बोल रहा है। आप मुझे बताएं कि जिस तरह का केस है, जिस तरह के एविडेंस हैं, जिस तरह के फेक अकाउंट सामने आए, जिस तरह की कहानी सामने आई, एक शुगर से कई शुगर मिले, बिलावल हाउस के अराउंड में सारी बिल्डिंग्स किस तरह खरीदी गई। लेकिन सर वो 55 सवालों का तहरीरी जवाब दिया है, और पार्क लेन कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं कि सदर बनने से पहले मैंने 1 सितंबर 2008 को कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़ दी थी। पता है कि इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्ताफ हुसैन भी एक प्रॉपर्टी में इनके हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, लिखा हुआ है, जवाब में लिखे। सो जवाब तो उन्होंने लिखा पड़ा, चूंकि उन्होंने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े वकील और बड़े महंगे महंगे वकील रखे हुए हैं। ये अलग बात है कि नैब ने भी नईम बुखारी साहब की खिदमात ले ली है, और नईम बुखारी साहब को बड़ा गुस्सा भी है नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ज़ाती तौर पे भी। तो आज गुस्सा निकालने का ये गुस्सा निकालने का मेरे ख्याल में केस के बाद जो कुछ हुआ, जुल्फ़िकार रहा साहब वजीर आजम से उनको हटा दिया गया। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ा चैलेंज समझ के ये केस लिया है, और उन्होंने कहा मैं कसरा कर देगा, लेकिन बात अजय भी नहीं आ रहे। बात मेरा ख्याल है गुस्सा कम नहीं हुआ, गुस्सा अभी भी कायम है, लेकिन गुस्सा जितना भी हो, बात तो खैर दलील से करनी है। लेकिन नईम बुखारी बड़ा कॉम्पिटेंट वकील है, इसमें कोई शक नहीं, और जो नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के महंगे महंगे वकील हैं, ये उनके पाए का बल्कि उनसे थोड़ा सीनियर वकील है। तो मुझे लगता है कि अब ये केस मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। और जरदारी साहब की जो बात आप कर रहे हैं, जरदारी साहब का आप देख रहे हैं कुछ थोड़ा टेम्परेचर, और थोड़ा बिलावल साहब का गुस्सा, और थोड़ा हमजा शहबाज साहब का गुस्सा, ये बढ़ता चला जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन किस बात की है कि यार हम समझ रहे थे कि हमारी जान छूट जाएगी, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, वो भी इतना जालिम है, वो पता नहीं कहाँ तक रुलाना चाह रहा है। अच्छा, नईम बुखारी साहब की एफिलिएशन की बात भी की जा रही है पीटीआई के साथ। एफिलिएशन तो उनकी है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे तो लॉ पॉइंट के ऊपर बात हो रही है ना। देखें, ये जितने एडवोकेट जनरल्स बनते हैं, अटॉर्नी जनरल बनते हैं, उनकी एफिलिएशन होती है, सारी दुनिया को पता है, गवर्नमेंट की पार्टी के साथ होती है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो अटॉर्नी जनरल उनका था, एडवोकेट जनरल्स उनके थे, ठीक है। अभी ये पीटीआई के हैं, तो वो बात अलग से है। लेकिन देखना यह है कि बहुत सारे नालायक लोग भी ओहदों के ऊपर आके बैठ जाते हैं जो कुछ नहीं करते। तो ये नईम बुखारी एक ऐसी चॉइस और एक ऐसी सिलेक्शन है नैब के हवाले से, मेरा ख्याल है कि ये रिजल्ट देगा। और नैब के अंदर कैपेसिटी के इश्यूज हैं। आज जिस तरह ये ईसीएल के अंदर नाम डालने की बात हुई, तो उसमें एक खातून का नाम था शहबाज शरीफ साहब की अजीज़ा का, उसके बारे में नैब की तरफ से फ़ोन कॉल्स आती रही हमारे कुछ रिपोर्टर्स को कि ये नाम नहीं था, इसको निकाल दें, इसको डाल दें। तो ये थोड़ी सी इमेच्योर हरकतें भी किसी न किसी जगह पे हो रही हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे इसी के साथ जो है वो मिलता हुआ जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि MQM पाकिस्तान ने क्या है वज़ीर आज़म साहब से कि सिंध में मुदाखलत करें आप, और वो 18वीं तरमीम और वो सारा वो वाला मामला है। अच्छा, इससे पहले एक बयान जो था वो ये था इमरान खान साहब का कि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती तौर पर, इसकी इंटरप्रिटेशन जो मुझे क्या बताई गई है वो आप सामने रखेंगे और आपसे पूछेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। तो एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार राज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे सिंध का, और मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि MQM पाकिस्तान ने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और वो ये कहते हैं कि आप सिंध में मुदाखलत करें। उससे पहले बयान आया इमरान खान साहब का कि MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नज़रिया है वो एक सा है। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की गई, लेकिन जो मेरी बात हुई किसी सीनियर रहनुमा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि हम भी आम आदमी की बात करते हैं, हम भी जो है वो नौकरियों की बात करते हैं, हम भी ये कहते हैं कि मुश्किलात से आम आदमी की बात करते हैं। MQM भी आम आदमी की बात करती है। आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्या देंगे? जो MQM का नजरिया था माजी के अंदर, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलता था, और पीपल्स पार्टी हमेशा कहती थी ये हमारी नजरियाती इनसे हलीफ जमात है। फिर MQM का नजरिया किसी और से मिलने लगा, और आज जो इमरान खान ये बात कर रहे हैं या PTI ये बात कर रही है, उसकी स्पेसिफिक एक वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि जो टेररिज्म का आंसर था वो MQM से माइनस हो गया बकौल उनके, और वो ये कहते हैं कि अब आज की MQM जो है वो तब्दील शुदा है। बल्कि उन्होंने तो MQM के जो दोनों मिनिस्टर्स हैं, फरोग नसीम साहब और खालिद मकबूल साहब, दोनों की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा जी मेरा इनके बारे में इंप्रेशन कुछ और था, लेकिन ये बड़े नफीस लोग हैं। तो ये MQM कराची की एक हकीकत है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि MQM का कराची के ऊपर एक तरह से समझ लें कि होल्ड है, और आज भी किसी न किसी शक्ल में है, जिसका कुछ शेयर वहाँ से PTI ने लिया है। उसकी बुनियादी वजह भी एक है कि वहाँ पे कुछ इलेक्शन के दिनों में कुछ बाईकाट का एक ऐसा सीन चला, और कुछ बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से PTI को उसका एक शेयर मिला। लेकिन कराची जो रोशनियों का शहर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा समझ लें कि फाइनेंशियल हब है, जहाँ से कराची जब जागता है तो पूरा पाकिस्तान जागता है, कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, तो वहाँ पे MQM का होल्ड का मतलब यह है कि जो भी गवर्नमेंट बननी है वो MQM को साथ लेके बनती है। और बाजी के अंदर 9-0 के ऊपर हर प्राइम मिनिस्टर इसलिए जाता था कि वहाँ पे MQM को साथ रखना पड़ता था। कराची को माइनस करके आप नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। अब वो सिंध में इंटरवीन करने का कह रहे हैं तो अब कराची MQM एक बहुत बड़ी पावर है, वो PTI के साथ मुस्तकिल अगर अलाइज बन जाती है, GDA ऑलरेडी साथ है, फातिमा भुट्टो फैक्टर पहले से आ रहा है, और GDA में जुल्फिकार मिर्जा और बाकी लोग हैं, और पीर पगाड़ा साहब हैं। यानी PP सिर्फ माइनस होगी, बाकी ये NT-PP ये सारा एक पूरा बहुत बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेशनल लेवल के ऊपर जब PTI को टफ टाइम दिया जाएगा तो फिर PTI के पास भी पत्ते मौजूद हैं। PTI वो पत्ते खेलेगी, और सिंध के अंदर खेलेगी, पीपल्स पार्टी के घर के अंदर खेलेगी, और ये पत्ते खेले जा रहे हैं। और ये MQM का जो मुतालबा है वो बेसिकली इस चीज़ का जवाब है कि आप अगर फजलुर रहमान साहब को मिल सकते हैं, आप मुझे गालियां दे सकते हैं, जरदारी साहब तड़ियां लगा सकते हैं, बिलावल साहब इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो भाई हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद है। पंजाब के अंदर आप देख लें कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग कायदे आज़म की एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप खुद ही इस पे आ गए हैं। वो इख्तलाफात वो PTI के साथ मौजूद है, खड़ी है। इख्तलाफात नजर आ रहे हैं आपको? मेरा नहीं ख्याल कि आज जो शहजाद साहब की स्टेटमेंट अगर आप देखें जो चल रही है सामने मेरे चल रही है, लेकिन मेरे पास जो है वो है इमरान खान साहब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन निचली सतह पे अगर कोई शख्स किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग से इशू है। लेकिन मुस्लिम लीग कायदे आज़म इमरान खान के VN के साथ, इमरान खान के पार्टी के साथ पूरी तरह खड़े। लेकिन आपके दोस्त निचली सतह पे उनका भी बहुत बड़ा मुकाम है। मैं जिक्र कर रहा हूँ गवर्नर पंजाब साहब का। काफ लीग के गवर्नर पंजाब के साथ इख्तलाफात बढ़ने की, शिद्दत आने की बात की जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है? मेरा ख्याल है कि देखिए आज भी जो परवेज़ अली साहब आपको पता है काम गवर्नर है, और गवर्नर साहब अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका के दौरे पे हैं, और अमेरिका में उनके खिलाफ बड़ी खबरें छप रही हैं, बहुत डैमेजिंग न्यूज़ छप रही हैं, और वहाँ पे जिन लोगों के साथ गवर्नर साहब देखे जा रहे हैं उन लोगों के बारे में भी बातें हो रही हैं, जो फेसबुक के ऊपर तस्वीरें लगा के कि मैं गवर्नर साहब के साथ दौरे पे हूँ, और ओवरसीज़ को छोटा मोटा हाथ भी लोग दिखा रहे हैं। और गवर्नर साहब को भी चाहिए कि ऐसे लोगों से अवॉइड करें। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ इख्तलाफ की मामला है, मैं नहीं समझता कि ये कोई इख्तलाफ है, ये खबरों की हद तक तो है, और इस तरह के शोशे छोड़े। गवर्नर साहब का भी इख्तलाफ नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि ये इख्तलाफ है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म को अगर PTI को मुनासिब रोल पंजाब के अंदर देती, देखिए इन्होंने कहा कि जी आप स्पीकर उनका है सर, स्पीकर के हद तक रोल दिया ना, वजारत कानून उनके पास बहुत है। अच्छे नहीं, वजारत कानून तो राजा बशारत साहब तो PTI में शामिल हो गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, PTI के, सॉरी वो
आपने उनको स्पीकरशिप दी, उन्होंने हाउस चला के दिखा दिया, कोई स्पीकर और बना के दिखाते और ये हाउस चला के दिखाते पंजाब असेंबली का। तो ये जो परवेज लाई का एक एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक जाती उनका ताल्लुक है, लोग सारे उनकी इज्जत करते हैं। नून लीग के अंदर जो लोग अक्सरियत उनकी इज्जत करते हैं, तो वो हाउस पूरी कामयाबी के साथ चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन मोना सिलाई साहब को उसके का मामले के ऊपर भी इख्तलाफात हो सकते हैं। मोना सिलाई साहब के बारे में क्या आपका है? वो भी तो वजारत की बात चल रही है। मोना साहब का इन्होंने चूँकि वादा किया था पीटीआई ने, और पीटीआई इसमें काफ़ी सिंपल ये कह रही है कि आपने कमिट किया था और आप इसको डन करें। अब उसमें छोटी छोटी कोई हर्डल्स आ रही हैं, लेकिन इस पर भी आप ये मत समझिएगा, मेरी ज़ाती जो इन्फॉर्मेशन है कि कोई इख्तलाफ का ये लेवल है कि कोई नाराज़गी हो गई है, कोई डेडलॉक हो गया है, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। एक बातों की हद तक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर चौधरी परवेज़ लाई को पंजाब के अंदर ये मुनासिब रोल देते तो आज नून लीग जिस साइज के अंदर मौजूद है इस साइज के अंदर ना होती। ठीक है, आज पीटीआई पंजाब के अंदर टेक ऑफ कर चुकी होती, आज पंजाब के अंदर बेहतर अंदाज पे गवर्नमेंट चल रही होती। आज ये बुज़दार साहब को जो ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये ट्यूशन ना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, और आज परवेज़ लाई बड़ा सक्सेसफुली पंजाब को चला सकते थे, लेकिन वो समझते हैं पीटीआई के अपने डिसीजंस हैं। सर ब्रेक पे जाना है, वापस तो हमारा आखिरी चंक होगा पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत से मुतालिक गलत जो रिपोर्ट है उसका मामला। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हम बात करेंगे वापस आके पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का मामला। सर बताइएगा क्या मामला बना और जो पुलिस अफसरान मुअत्तल किए हैं, जो सारा मामला हुआ है, आप मुतमईन है कि ठीक डायरेक्शन के अंदर चीज़ें जो है वो चल रही हैं इसके अंदर, कि कोई अब इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी हमें, गलत रिपोर्ट भिजवाना, सारा कुछ इस तरह की चीज़ें वज़ीर आला साहब एक्टिव नज़र आए हैं। सीएम पोर्टल और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो रवायती हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो रवायती पुलिस अफसरान है, उन्होंने इसको तबाह करके रख दिया। मिसाल के तौर पे पंजाब पुलिस की सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही हैं, और यहाँ पे पंजाब पुलिस को तब्दील करने की बात की गई, वर्दी तब्दील हुई, अरबों रुपए पहले वर्दी के ऊपर लगा, अरबों रुपए बाद के अंदर लगा। यानी ये जो सलीमी साहब है, मौजूदा आईजी साहब ने भी कहा कि मेरी आनियाँ जानियाँ देखें, लेकिन प्रैक्टिकली पुलिस कल्चर को और थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि इनके ऊपर बड़ी उम्मीदें थीं, और ये ख़ास किस्म के एक तबके को नवाजने के अलावा, और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये गवर्नर साहब की चॉइस है और गवर्नर साहब का हुक्म मानते हैं, और पीटीआई के बाकी लोग बेचारे सारे पिट रहे हैं और रो रहे हैं कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी जा रही। इवन MPs भी जो बेचारे इतने वोट लेके आए हैं वो भी रो रहे हैं। और दूसरा, आपने आम लोगों के लिए एक पोर्टल बनाया, एक शिकायत सेल क्रिएट किया कि जिसका मसला हल नहीं होता आप इस पे डालें, और नतीजा पता है क्या हो रहा है कि आईजी के खिलाफ अगर आप शिकायत करते हैं तो वो वापस आईजी साहब के पास चली जाती है, आप डीपीओ के खिलाफ शिकायत करते हैं वापस डीपीओ के पास चली जाती है, आप चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत करते हैं। पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ शिकायत हुई, 8 सफ़े की, मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, हमने बात की थी इस पे, और वो वापस उन्हीं के पास आ गई। और अभी वो साहिल जो है, वो साहिल जो खवातीन, एक खातून है उसमें डिफेंस की, वो जाके जब पोर्टल के अंदर देखती है तो वहां पे शिकायत उसकी डेथ हो गई हुई है, यानी मसला भी हल हो गया हुआ है। और वो पिट रही है कि भाई मैंने शिकायत की थी, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे बुलाया तक नहीं। इसी तरह साहिवाल का हमने जिक्र किया, जो डीपीओ साहिवाल ने वहां पे गदर मचाया हुआ है, ये मोहम्मद अली जियाद साहब ने, वहां पे 1000 के लगभग प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल के ऊपर शिकायत गई। आज तक उन मदइयों को जो बेचारे शिकायत कर रहे हैं बच्चे, उनसे किसी ने पूछा तक नहीं, उनको बुलवाया तक नहीं। लाहौर के अंदर जो वाकया हुआ, ये तो मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर के साथ और प्राइम मिनिस्टर को धोखा देने वाली बात है कि एक कंप्लेंट होती है और पुलिस के जो कलाकार हैं वो उसको अल्लाह के फजल से आप देख ही रहे हैं क्या किया है, और जिसके नतीजे में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, मॉनिटरिंग स्ट्रांग कर दें, इनाम वहीद को ओएसडी बनाना पड़ा, पुलिस अफसरों को मुअत्तल करना पड़ा। इज इट अ सॉल्यूशन? आप देखें ना, अगर आपकी मॉनिटरिंग नहीं है और अगर आपके प्रोसीजर्स ठीक नहीं है तो आप कैसे करेंगे? केसेस हैं जो रोजाना की बुनियाद पे पुलिस के खिलाफ शिकायत आ रही है और वो इसी तरह फाइलों की नजर हो जाती है, उसको दबा दिया जाता है। इस पे मैं समझता हूं कि एजेंसीज का रोल होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए
कि वो पाकिस्तान की जो टॉप की एजेंसीज हैं उनके जुम्मे लगाएं कि इसमें जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वहां सर। पे कहां पे मुकमका हो रहा है, कहां पे ये पुलिस के जो हजरात हैं उसको दबा उसकी देते हैं monitoring strong कर और दीजिए, सर। अपने मुझे अपने closing पे जाना है। पेटीबंद भाइयों को कहां बचा रहे हैं, इसके ऊपर जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी ये मसला ठीक नहीं होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।